धनंजय सर, हम आपसे शुरू कर लेते हैं क्योंकि ये एक ऐसा मुद्दा है जो इस भारतीय जनता पार्टी को आप लंबे समय से देखते चले आ रहे हैं। एक वो समय था जब भारतीय जनता पार्टी में बहुत बड़े बड़े नेता हुआ करते थे, बड़े बड़े नाम हुआ करते थे, पर आज पूरी भारतीय जनता पार्टी केवल दो नाम पर सिमट करके रह गई है। इसके अलावा कोई तीसरा नाम सुनने में नहीं आता है, देखने में नहीं आता है, पढ़ने में नहीं आता है। सरकार की जब बात होती है तो जो सरकार चल रही है वो भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह की सरकार है। इसके अलावा बाकी कोई मंत्री, कोई नेता ना तो किसी बैठक में दिखता है, ना किसी मौके पर दिखता है, ना किसी रैली में दिखता है, ना किसी उद्घाटन समारोह में दिखता है। तो सर, भाजपा के पास नेता खत्म हो गए हैं या फिर इसके पीछे कुछ और चल रहा है भारतीय जनता पार्टी में? धनंजय सर। नेता खत्म नहीं होते हैं, विचार खत्म हो जाते हैं। और विचार भी खत्म क्या होता है, विचार भटक जाता है। कांग्रेस की बड़ी बुराई हुई इंदिरा गांधी को लेकर के। इंदिरा गांधी ने जिस तरह से व्यक्तिवाद चलाया, जिस तरह से किसी नेता ने कहा था कि इंदिरा इज इंडिया, इंडिया इज इंदिरा। जो आज बीजेपी है, तब तो जनता पार्टी में थे या जनसंघ थे, तब अटल बिहारी वाजपेयी उसके नेता हुआ करते थे, अडवाणी साथ में थे, तब तो मोदी जी का आता पता नहीं था। तो उस समय वो लोग, इनको बुरा लगता था कि इंदिरा गांधी व्यक्तिवाद चला रही है, इंदिरा गांधी अपने आप को देश समझ रही है, और उसने अपने देश को मुट्ठी में कर लिया, पूरी सत्ता को मुट्ठी में कर लिया। इसके खिलाफ आंदोलन करना चाहिए। और जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में आंदोलन हुआ, 75 का जो आंदोलन शुरू हुआ और 77 में फाइनली सरकार बदली तो इनके दो नेता मंत्री बने, लाल कृष्ण आडवाणी और अटल बिहारी वाजपेयी। तब ये चेहरा नहीं था बीजेपी के पास, तब वो जनसंघ थे और जनता पार्टी में आ गए थे। लेकिन बाद में 80 के बाद जब वो सरकार गिरी, जनता पार्टी की सरकार, तो अपनी बीजेपी बनी। तो बीजेपी जो बनी उसमें बीजेपी के जो नेता थे, सबसे प्रमुख नेता अटल बिहारी वाजपेयी थे। हम सब जानते हैं कि भाषण देने में उनसे बढ़िया उस समय भी कोई नेता नहीं माना जाता था। उनके भाषण जो है लोग सुनते थे, और उनके विचार भी ऐसे नहीं थे जिससे आपको, भले संघ परिवार पीछे था और वो कहता था कि 370 हटाओ, हिंदू राष्ट्र बने, ये सारी बातें थी। संघ तो शुरू से करता रहा इस तरह की बातें। तो लोगों को लगता था कि वाजपेयी जी कहाँ ऐसे लोगों के बीच चले गए हैं जो इस तरह की बात कर रहे हैं, हिंदू मुसलमान की बात कर रहे हैं। वाजपेयी जी बड़े आदर्शवादी व्यक्ति थे, और वाजपेयी जी के बारे में ये था कि नेहरू जी ने कहा उनको कि आप एक दिन प्रधानमंत्री बनोगे, और वाजपेयी जी बार बार इसका जिक्र करते थे। और वाजपेयी जी उस जो संस्कृति है, जो भारतीय संस्कृति में है कि आपको सम्मान देना है, सबको सम्मान देना है आपका, वो अक्सर बोलते थे कि मतभेद हो सकता है, मनभेद नहीं होना चाहिए। वाजपेयी इसके अग्रणी नेता थे संघ परिवार में, जो उनकी राजनीतिक पार्टी थी। लेकिन और इसीलिए उस समय कई सारे नेता निकले वहां से। उन्होंने बाकायदा देश में नेताओं की एक फौज खड़ी कर दी, और लगा कि ये सारे नेता अपने दम पे है और उनके अंदर एक विचार है, देश को बदलने की भावना है। लेकिन वाजपेयी जी के बाद जब ये मोदी जी का जब से उदय हुआ है, हालांकि वाजपेयी जी के प्रति भी मोदी जी के अच्छे भाव नहीं थे। आप याद कीजिए, जब 2002 में मोदी जी ने कहा था कि आप राजधर्म निभाइए, तो मोदी जी ने उनके बारे में अच्छी बातें नहीं कही थी, प्रतिक्रिया उनकी सही नहीं थी। कि आप जिस व्यक्ति ने आपकी पार्टी को खड़ा किया है, जिस व्यक्ति ने कांग्रेस के बरक्स खड़ा कर दिया पार्टी, उस व्यक्ति के प्रति आपके ये भाव है। और वो भाव आपको फलीभूत होता हुआ दिखता है जब आडवाणी जी को कोक भवन में पहुंचा देते हैं, मार्गदर्शक मंडल में पहुंचा देते हैं। तो ये बोलते भले हैं भारतीय संस्कृति की बात करते हैं, लेकिन भारतीय संस्कृति में हमारे पिताओं के, हमारी माताओं की भूमिका है। बुजुर्ग होने पर उनकी भूमिका बढ़ जाती है कि भले आप घर के मालिक हो, आपको बना दिया गया है, लेकिन आप पिता और माँ की मर्जी के बगैर काम नहीं करेंगे, उनके सलाह के बिना काम नहीं करेंगे। क्या मोदी जी किसी से सलाह लेते हैं? मुझे तो नहीं जानकारी, आपको जानकारी होगी। और हमारे दो साथी बैठे हुए हैं, ब्रजेश जी और आत्मजीत जी, शायद इनके पास कोई खबर हो तो बताइएगा। मेरे पास कोई जानकारी नहीं है कि मोदी जी की वाजपेयी जी से या आडवाणी जी से या मुरली मनोहर जोशी है या और दूसरे नेता है, साथी नेता है राजनाथ सिंह और गडकरी, उनसे भी सलाह करते हैं। तो मोदी जी, एक जो इंदिरा गांधी के बारे में छवि बाद में बनी थी कि डिक्टेटर टाइप छवि है इंदिरा गांधी की, मोदी जी उससे आगे निकल गए। इंदिरा गांधी ने कम से कम संविधान की लाज रखी, उन्होंने इस बात की गरिमा रखी कि भाई ये देश फाइनली जो है संविधान से चलेगा। इमरजेंसी भी लगाई तो संविधान के अनुकूल लगाई, संविधान में यह प्रावधान था इसलिए लगाई।
और वो अलग, वो बुराई मैं मानता हूँ, उसको अच्छाई नहीं मानता हूँ कि आप जो संविधान में हर नागरिक को वो अधिकार दिया गया कि वो नागरिक स्वतंत्र है, उसके लिए साथ न्याय होगा, उसकी स्वतंत्रता का ख्याल रखा जाएगा, उसकी गरिमा का ख्याल रखा जाएगा, वो उसको आप कैसे भंग कर सकते हैं। लेकिन मोदी जी ने क्या किया, मोदी जी ने संविधान को रौंद दिया, कहिए उसको। हमारे गांव में छोटे बच्चे होते हैं जिनको किताब का मतलब समझ में नहीं आता है, तो किताब के पन्ने फाड़ देते हैं, वो हवाई जहाज बना के उड़ा देते हैं। मोदी जी ने एक तरह से कहिए उसी तरह से किया उन्होंने। और मैं कहूं कि वो नेताओं को इसलिए नहीं बढ़ने दिया, जो आप सब, आपका जो मूल प्रश्न है कि अमित शाह क्या उनके पीछे खड़े होंगे, मुझे नहीं लगता। अडवाणी जी नहीं खड़े हो पाए अडवाणी के या वाजपेयी जी के पीछे। तो भविष्य तो मुझे अमित शाह जी का नहीं दिख रहा है कि वाजपेयी जी के, सॉरी, नरेंद्र मोदी जी के बाद जो है अमित शाह प्रधानमंत्री बनेंगे, ऐसा मुझे कहीं दिखाई नहीं पड़ रहा। लेकिन नरेंद्र मोदी जी की वजह से, या कहिए संघ ने ये किया, संघ के पास कोई ऐसा ताकतवर नेता नहीं था, उनको लगता था कि ऐसा ताकतवर कोई नेता नहीं है जो इंदिरा गांधी से मुकाबला कर सके। इंदिरा गांधी की अच्छाइयों से मुकाबला करते तो बड़ी अच्छी बात, इंदिरा गांधी में कई सारी अच्छाइयां थी। आप इंदिरा गांधी की बुराई, एक जो बुराई है उससे मुकाबला कर रहे हो, उनसे बड़ा बनना चाहते हो। तो बुराई में अगर बड़ा बनना चाहते हो तो सॉरी, देश आपका सम्मान नहीं करेगा, क्योंकि फाइनली ये देश जो है वो आत्मगौरव वाला देश है, अपनी गरिमा को पहचानने वाला देश है। देश की हमारी जो संस्कृति है, जो हमारा इतिहास रहा है, उसमें हम दूसरों का सम्मान करना भी जानते हैं। और खास करके देश की आज़ादी के बाद जो देश का निर्माण हुआ, उसमें गांधी, नेहरू, अंबेडकर, पटेल, श्यामा प्रसाद मुखर्जी तक को साथ लिया गया। जिस तरह पहली सरकार बनी, वो क्या सरकार थी, उसमें सारी पार्टी के भले अलग अलग मत के लोग थे, लेकिन सबको जोड़ा। गांधी ने कहा कि नहीं, सबको आना है, इसलिए कि ये देश अपना है और देश की सरकार अपनी है, सबको एक साथ विकास करना है। लेकिन आज 75 साल बाद ये अमृत वर्ष बना रहे हैं, इन्होंने क्या कहा, हमको कांग्रेस मुक्त भारत बनाना है। अगर नेहरू जी ने यही शपथ ली होती कि हमको आरएसएस मुक्त भारत बना देना है, तो मोदी जी कहां होते? क्या ऐसा होना सही है? क्या उन्होंने जो किया वो सही है? कभी अपने गिरबान में जाके वो कहते हैं कि 65 साल में, हालांकि ये 70 साल बोलते हैं, मैं 70 साल तो हुआ नहीं, ये तो 14 में आ गए थे, तो कितने साल हुआ जोड़िए। तो इतने साल में सरकारों ने क्या किया, कांग्रेस ने क्या किया? अरे कांग्रेस ने ही किया कि आप जो है चाय बेचने वाला व्यक्ति प्रधानमंत्री बन गया। अगर कांग्रेस नहीं होती और हिंदू राष्ट्र अगर बनता आरएसएस के अनुसार, तो कोई ब्राह्मण बैठता आपकी कुर्सी पे जहां आप बैठे हो। ब्राह्मणवादी शक्तियां होती, सामंतवादी शक्तियां होती है। ये देश के जनता को भी बड़ा एहसास नहीं, उनको लगता है हिंदू राष्ट्र मतलब होता है कि खाली हिंदू रहेंगे, कोई मुसलमान नहीं रहेगा, दूसरे धर्म का नहीं रहेगा, ऐसा सोचते हैं। लेकिन हिंदू राष्ट्र का मतलब खाली मुसलमान नहीं रहेंगे, खाली हिंदू रहेंगे, ये नहीं है। आप देखिए ना, रोज क्या होता है हमारे समाज में। अभी मध्य प्रदेश में क्या हुआ, एक पंडित ने, एक ब्राह्मण ने एक आदिवासी व्यक्ति पे पेशाब कर दिया। हम रोज खबरें सुनते रहे। अभी राष्ट्रपति गई थी, इसके पहले भी राष्ट्रपति जाते रहे हैं, और दूसरे राष्ट्रपति भी गए थे। अभी पुरी के मंदिर गए तो क्या हुआ, उनको गर्भगृह में नहीं प्रवेश दिया गया। ढेर सारी ऐसी घटनाएं होती है जहां पे एक धर्म के भीतर, ब्रजभूषण शरण सिंह ने को जिस तरह से सरकार ने बचाया, और पहलवान लड़कियां हैं उनके साथ क्या हुआ। जिस देश के जितने सारे किसान थे जो 13 महीने वहां सड़क के पर खड़े रहे और 750 लोग अपनी जान दे दी, 7.5 लोगों की जान चली गई, वो कौन थे? वो हिंदू थे। तो ये देश की जनता को सोचना, और ये व्यक्तिवाद जो खड़ा किया है, मैं बोलूंगा बहुत भयावह है। ये जो है आरएसएस परिवार की बात करते हैं, संघ परिवार, हालांकि परिवारवाद का विरोध करते हैं, लेकिन परिवार की जब बात करते हैं तो परिवार में कई सारे लोग होते हैं। यहाँ तो व्यक्तिवाद है, और इतना व्यक्तिवाद तो कांग्रेस के भीतर भी नहीं है जो मोदी जी ने किया है। जी। तो मुझे लगता है कि जनता इस बात को समझ रही है, और इसका सही समय पे 2024 में जवाब मिलेगा। और बीजेपी को एक लास्ट लाइन बोल दूं, मुझे लगता है कि बीजेपी को मोदी जी ने बहुत कमजोर बना दिया है। धनंजय सर, आतमजीत सर जो मुद्दा उठा रहे थे उसमें दो सवाल हैं। एक तो छत्तीसगढ़ की बात हुई, भूपेश बघेल ने कल एक भारतीय जनता पार्टी पर तंज कसते हुए कहा कि भारतीय जनता पार्टी में नेताओं का अकाल हो गया है, क्योंकि कांग्रेस से जो नेता जा रहे हैं उन्हीं को महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी जा रही है। फिर चाहे वो सुनील जाखड़ की बात हो, पंजाब में जो बीजेपी के अध्यक्ष बना दिए गए, डी पुरंदेश्वरी की बात हो, जो आंध्रा में बीजेपी की जिम्मेदारी उनको सौंप दी गई। इस तरीके के नेताओं का उदाहरण देकर के उन्होंने कहा है कि भाजपा में नेता खत्म हो गए हैं, जिस पर आज हम भी बात कर रहे हैं। दूसरा, जो इस्तीफे की बात कर रहे हैं आतमजीत सर, ये जो नेता हैं, चाहे वो जिस भी नेता की बात हो आज के वर्तमान सीन में, क्या ये नेता जो है वो लाल कृष्ण आडवाणी और नितिन गडकरी जैसे जो नेता रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के किसी समय पर मुख्य चेहरों के तौर पर,
उनसे बड़े कदकाठी के नेता हैं आज की तारीख में, उनसे ज्यादा जनाधार इनके पास है, उनसे ज्यादा फॉलोइंग है, जो ये इस्तीफा नहीं दे सकते हैं। लाल कृष्ण आडवाणी के ऊपर आरोप लगा, उन्होंने इस्तीफा दे दिया, चुनाव लड़ने से मना कर दिया कि जब तक वो आरोप उनके ऊपर से हट नहीं जाता वो चुनाव नहीं लड़ेंगे। ये बात उन्होंने खुद कही, किसी पार्टी की तरफ से कोई कार्रवाई पार्टी संगठन की तरफ से नहीं हुई थी। नितिन गडकरी के ऊपर आरोप लगा, नितिन गडकरी ने इस्तीफा दिया। अब वो ठीक है कि उसके पीछे की कहानी क्या रही थी, पर आज चाहे वो टेनी हो या ब्रजभूषण शरण सिंह, ऐसा क्या है इन नेताओं के पास जो इन नेताओं को बचाने के लिए भारतीय जनता पार्टी इस स्तर तक गिरती है कि लोगों के सीधे सवाल के बावजूद भी उन पर कोई कार्रवाई नहीं हो पाती है। 2 सवाल से देखिए, किसी नेता के पास कुछ नहीं है। संविधान ने सबको बराबर मान दिया है, चाहे भीख मांग रहा हो व्यक्ति हो या प्रधानमंत्री की कुर्सी में बैठा हुआ व्यक्ति, दोनों व्यक्ति बराबर है। अब प्रधानमंत्री है तो उनके लिए प्रिविलेज तय किया गया कि प्रधानमंत्री के पास ये चीजें होंगी। बाकी दोनों के मान बराबर है, दोनों एक ही वोट देते हैं। भिखारी भी अगर उसका नाम है वोटर लिस्ट में तो एक वोट देगा, प्रधानमंत्री जी भी एक ही वोट देते हैं। ऐसा नहीं कि प्रधानमंत्री 25-30 वोट दे देंगे, ये अधिकार नहीं है किसी के पास। अब जो आपने बात कही कि ऐसे नेताओं को जो जिन पे आरोप है तरह तरह के, उनको भी क्यों पालते हैं, वो क्यों अपने साथ रखते हैं, उसकी वजह यह है कि उनको सारे जो मानदंड स्थापित किए गए समाज में, कांग्रेस ने स्थापित किए या हमारी भारतीय संस्कृति से स्थापित हुए हैं, उनको सबको ध्वस्त करना है। उनके पास एक एजेंडा है, वोट, सत्ता। अगर हटा दीजिए, हिंदुत्व की बात को हटा दीजिए, ये जो हिंदू राष्ट्र का नारा लगाते हैं, मुसलमानों से नफरत की बात करते हैं, इस एक लाइन को हटा दीजिए, फिर आप देखिए इनके नेता कहाँ खड़े होते हैं, कौन इनको वोट देता है। इनके पास विकास नाम का शब्द नहीं है, ये विकास करने वाले लोग नहीं है। और जो विकास करते हैं ये करते नहीं है, वो तो हो जाता है। कुछ चीजें अपने आप होती है, आपके साथ चलती है, आप नहीं चाहते हुए भी करेंगे वो। लेकिन नीयत सबसे इंपॉर्टेंट होता है। नीयत अगर आपके पास नहीं है, वाजपेयी जी के पास नीयत थी। वो सत्ता में इसलिए नहीं आए थे कि कांग्रेस के लोगों को ठिकाने लगा दें, वो सत्ता में इसलिए आए थे कि देश को एक ऊंचाई दें, समाज को एक दिशा दें। ये जो चतुर्भुज योजना है, जो सड़कों की इतनी सारी बात होती है, वाजपेयी जी का नाम लिया जाता है। उन्होंने कहा था कि देश की जो 4 बड़े महानगर हैं उनको जोड़ा जाएगा। नदियों की बात भी उन्होंने कही थी। आप देखिए, नीतीश कुमार हमेशा वाजपेयी जी की बात करते हैं। क्यों बात करते हैं? हम भी बात कर रहे हैं। हम वाजपेयी जी को नहीं भूल सकते, क्योंकि हम वाजपेयी जी के भाषण सुन सुन के बड़े हुए। उनको देखा हमने, ठीक है, उन पर सांप्रदायिकता के आरोप उनके लगे कि वो जो है आप भी चुप्पी साध लेते हैं उसे वक्त में, लेकिन वो वैसे व्यक्ति नहीं थे। वो जो भारतीय संस्कृति है, एक दूसरे का सम्मान, वो सम्मान करते थे। जो संविधान में व्यवस्था है व्यक्ति की गरिमा, उस गरिमा को ध्यान में रखते थे, न्याय शब्द को समझते थे, स्वतंत्रता को समझते थे। वो किसी को बंधुआ मजदूर नहीं मानते थे। और बुलडोजर लेकर के, अगर समझिए अभी वाजपेयी होते और मोदी जी या योगी जी आपके जो है बुलडोजर लेके घूम रहे हैं, या टेनी जी हैं या फलाना जी हैं, क्या वाजपेयी जी इसी तरह का फैसला लेते? फिर वाजपेयी जी या तो इस्तीफा दे देते या फिर इनको बर्खास्त करते। वाजपेयी जी वो थे। तो वाजपेयी जी ने मानदंड स्थापित किया। अब सवाल उठता है कि जो आत्मजीत भाई ने भी कहा, या आपने कहा भूपेश बघेल ने जी भी कहा, भूपेश बघेल ने जी कहा कि उनके पास भी तो कांग्रेस के नेता आज से थोड़े जा रहे हैं, कांग्रेस से ही टूट करके संघ में लोग आए थे। और आज कांग्रेस में ढेर सारे लोग हैं जो संघी विचारधारा से प्रभावित है। वो सत्ता के लिए कांग्रेस के साथ है, जब सत्ता कांग्रेस के साथ नहीं तो वो चले गए उनके पास। उनकी कोई विचारधारा नहीं, उनकी विचारधारा सत्ता है। और उनको भी लगता कि हाँ, हिंदू राष्ट्र होना चाहिए था। ये सवर्णवादी सोच यही है, सामंतवादी सोच यही है। और जो योगी आदित्यनाथ है वो उसी सवर्णवादी सोच के वृक्ष है। वो जब बुलडोजर की बात करते तो पब्लिक खुश हो जाती है। जब उन्होंने वो अधिक लाया गाड़ी पे आपको सर, 2002 के जो बात होती है, जिसके पीछे जो सबसे बड़ी वजह मानी जाती है प्रधानमंत्री के बड़े नेता के तौर पर स्थापित होने में या गुजरात में भाजपा को स्थापित करने में, सबसे अहम रोल माना जाता है 2002 का। उस 2002 के दौरान भी जब वो चीजें हुई, घटनाएं हुई, तो अटल बिहारी वाजपेयी का जो नेतृत्व था, अटल बिहारी वाजपेयी ने उसका भले ही विरोध किया, पर कार्रवाई तो उस समय भी नहीं हुई थी। नहीं, दोनों दो चीज है। अब देखिए क्या होता है, जब पार्टी चल रही है तो पार्टी डिक्टेटर वाजपेयी अगर होते ना तो कर देते, लेकिन वाजपेयी डिक्टेटर नहीं थे। और बाला साहब ठाकरे से कहवाया आडवाणी जी ने, उसके लिए आडवाणी जी कसूरवार। आडवाणी जी जो भोग रहे हैं वो किसी दूसरे का किया नहीं भोग रहे हैं, अपना ही किया भोग रहे हैं। मुख्यमंत्री भी जो इनको नरेंद्र मोदी जी को मुख्यमंत्री थाली में परोस के दिया गया था, वो आडवाणी जी की वजह से दिया था। ये कोई चुनाव नहीं लड़ रहे थे, उसके पहले चुनाव लड़ा था क्या इन्होंने?
गुजरात के किसी विधानसभा क्षेत्र से उन्होंने चुनाव लड़ा था मुख्यमंत्री बनने से पहले, तो परोस के दिया था आडवाणी जी ने। लेकिन बात वो नहीं है, बात दूसरी मैं कह रहा हूं। देखिए, इसकी वजह से वो नहीं बने नेता। जो आत्मजीत भाई ने कहा कि गुजरात का मतलब पैसा होता है, पैसे ने बनाया उनको प्रधानमंत्री। और ये कांग्रेस को समझना है, जब आगे जब जो भी पार्टी आएगी सत्ता में, जो राजनीति कर रहे हैं, उनको ये समझना है कि पैसों का चलना है या संविधान का चलना है। अगर पैसों का चलेगा तो संविधान नहीं चलेगा, लिख लीजिए। पैसा जो है सामंतवादी सोच रखता है। जिस व्यक्ति के पास पैसा आएगा वो सामंतवादी ख्याल का हो ही जाएगा, नहीं तो पैसा अपने पास रखेगा नहीं, वो जन कल्याण के काम करेगा। तो ये बड़ा महत्वपूर्ण है समझना कि जो मोदी जी का उदय हुआ है, और ये अच्छी बात आत्मजीत भाई ने एक और कही कि मोदी जी में और योगी जी में अंतर है। वो अंतर है पैसे का, बहुत बड़ा अंतर है। और उसी फ्रंट पे फ्लॉप हो जाएंगे योगी जी। योगी जी राष्ट्रीय नेता नहीं बन सकते उस लेवल पे, आसान नहीं है उनके लिए बनना। और अमित शाह कभी नहीं बनने देंगे। अगर समझिए ऐसी स्थिति बनती है तो अमित शाह, क्या आपको लगता है गुजरात से जो फंड आ रहा है या जो उद्योगपति फंड देते हैं बीजेपी को, इतना पैसा बीजेपी खर्च करती है, वो योगी जी के समय होगा वो? और ये अमित शाह और मोदी जी दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। एक हम जब छोटे थे तो हमारे भैया ने एक दुकान शुरू की थी ब्यूटी पार्लर, तो वो मैं कड़क था क्योंकि मैं वैसे ही बोलता हूँ, वो नरम बोलते थे। तो बोले कि एक आदमी को कड़क होना चाहिए, एक आदमी को नरम होना चाहिए। अक्सर बात होती है पटेल की और नेहरू की। नेहरू नरम व्यक्ति थे, पटेल कड़क व्यक्ति थे, इसलिए उनको जो रियासतों को मिलाने का काम था वो पटेल जी को दिया गया था। नेहरू जी ने कहा नहीं, मैं नहीं लूंगा ये, या नहीं दिया गया। लेकिन कश्मीर वाले मुद्दे पे क्योंकि कड़ाई से तो हो नहीं सकता था, वहां रियासतों वाली बात तो थी नहीं, वो अलग देश था, तो वहां अलग निर्णय लिया गया। और उसमें भी बाद में फिर सौंपा गया पटेल जी को, और फिर जो सारी चीजें हुई, तो कई सारी चीजें ये होती है। लेकिन मुझे अमित शाह जी के साथ सहानुभूति है। अमित शाह जी के साथ सहानुभूति इसलिए है कि अमित शाह ने जितना काम किया है बीजेपी को खड़ा करने में, मोदी जी का रोल नहीं है, मोदी जी का नाम चलता है। अमित शाह आज भी बेचारे हर जगह घूम रहे हैं, सारी बदनामी वही ले रहे हैं। ईडी, सीबीआई, फलाना ठिकाना सब गृह मंत्रालय के माथे है। घूमने का, तमाम फोटो खिंचाने का श्रेय ले जाते हैं मोदी जी। तो जैसे आप कहते हैं ना कि वाजपेयी जी को लाभ मिला, आडवाणी जी को लाभ नहीं मिला। लेकिन वाजपेयी जी को लाभ इसलिए मिला कि वाजपेयी जी अच्छा बोलते थे, अच्छा सोचते थे, नीयत अच्छी थी, सबका भला चाहते थे। ये सबका भला नहीं चाहते, अपने बगल में बैठे व्यक्ति का भी भला नहीं चाहते हैं। वो नरेंद्र मोदी जी है, जो अपने परिवार को नहीं ला सके प्रधानमंत्री निवास में, वो किसका भला चाहेंगे? आप कितना भी परिवारवाद का विरोध कीजिए, भारतीय संस्कृति परिवारवादी संस्कृति है। हम अपने परिवार के साथ जीते हैं। परिवार है तो समाज है, समाज है तो देश है। एक एक ईंट से घर बनता है। अगर बोले कि एक ईंट मैं ही माल हो जाऊंगा तो घर नहीं बनेगा। सॉरी नरेंद्र सर, क्या जो बीजेपी स्पेस अगर क्रिएट करती है तो उस बीजेपी के स्पेस को भरने में इस समय कांग्रेस सक्षम दिख रही है आपको? देखिए, किसी की भी जगह भरी जा सकती है। हवा जिसे साइंस में है कि हवा अगर गर्म होकर हटेगी तो दूसरी हवा आएगी। कोई किसी की जगह खाली नहीं रहती। एक आमतौर पर लोग बोलते हैं कि धरती जो है कभी वीरों से खाली नहीं होती। तो कांग्रेस में भी ऐसे नेता है। देखिए, बात मैं नेताओं की नहीं करता हूँ, बात मैं करता हूँ जनता की, जनता के परसेप्शन, जो हमारे नागरिक हैं उनके परसेप्शन में क्या होता है। सचिन तेंदुलकर जब बहुत बढ़िया खेल रहे होते थे तो उनको सरमाथे पे बिठा लेते थे लोग, और जब सचिन तेंदुलकर ने खराब किया, 2 मैच में भी 0 पे आउट हो गए, कुछ हो गया, अरे यार। तो ये जनता है, ये नागरिक है। तो आप याद कीजिए इंदिरा गांधी को भी, जब 71 का वॉर हुआ और बांग्लादेश को आजाद कराया, तो क्या उनके लिए था? कोई सोच सकता है? इंदिरा गांधी फिर कहां चली गई? 75 आते आते ऐसी स्थिति बन गई कि उनको इमरजेंसी लगानी पड़ी। नेहरू जी ने क्या नहीं किया इस देश के लिए? कहां दुनिया के सबसे बड़े नेता माने गए, सबसे बड़े नेताओं में शुमार रहे। अगर सबसे बड़े नेता नहीं भी कहें तो, अगर 10 नेताओं के नाम लेंगे उसमें नेहरू का नाम दूसरे तीसरे नंबर पे होगा, पहले नंबर पे कहीं होगा। गांधी हालांकि माने जाते हैं। तो मैं कहूं कि लेकिन जब 1962 का जब वार उसमें हार गया भारत, तो क्या किया नेहरू के साथ लोगों ने? उन्हीं के साथियों ने क्या किया? जनता ने क्या किया? तो नागरिक के पास ये अधिकार है नेता बनाने का। नेता कोई होता नहीं है, कोई नेता नहीं है। किसी को अगर लगता है कि मैं नेता हूं खानदानी, तो ऐसे बहुत खानदानी नेताओं को जनता ने धूल चटा दी। जनता किसी को उठा के कहीं बिठा सकती है। और मैं एक और लाइन लास्ट बोल दूं, 77 में हमारे जिला से, नालंदा जिला, हमारे लोकसभा सीट से
एक ऐसा व्यक्ति चुनाव जीता जिसका किसी ने नाम नहीं सुना था, और एक ऐसे व्यक्ति को हरा दिया गया जो 2 बार से 3 बार से सांसद थे और मंत्री थे, तेजेश्वर प्रसाद, अपनी जाति के बड़े महत्वपूर्ण नेता थे, जाति नहीं बल्कि बोलिए पूरे समाज के नेता थे, वो हार गए। तो इसलिए जनता क्या करेगी, नागरिक क्या करेगा, ये न मोदी जी बता सकते हैं, न उनका गटर मीडिया बता सकता है, हम लोग भी नहीं बता सकते।